प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं 805 नंबर जो कोड है आपका पेपर का, इसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस विषय का नाम है पाठ्यचर्या शिक्षण संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। इसके जो प्रश्न बनते हैं वो काफ़ी ही खास बनते हैं, और आपको इनको प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हो तो आप अपने आप को जो है लक्की समझोगे, और इनको तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल विशेष रूप से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है देख सकते हैं, ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं? ई लर्निंग के मूल तत्व एवं विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। अब ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं, या ई लर्निंग का आशय क्या है, या अभिप्राय क्या है, इस तरह से भी पूछा जाता है। और ई लर्निंग के मूल तत्व कौन से होते हैं, या फिर ई लर्निंग की विशेषताएं को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन है, तीन चार सिस्टम में या तीन चार प्रकार से पूछे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उत्तर है बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया। ई लर्निंग से अभिप्राय क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि जो अभी आप इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे लर्निंग कर रहे हैं, आपके सामने मीडिया के माध्यम से जो लर्निंग हो रही है, यही जो है ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहलाती है, ई लर्निंग कहलाती है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अध्यापक और विद्यार्थी में अंतः क्रिया करने के लिए, यानी कि आपका और आपका और टीचर जो होते हैं आपके, उनके बीच में जो भी संप्रेषण होगा वो कैसा होगा? वो लर्निंग के माध्यम से होगा, जिसको हम बोलते हैं ई लर्निंग, जिसको ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग हम मानते हैं ना। इसमें आमने सामने व्यक्ति की अंतःक्रिया नहीं होती है, यानी कि हम समक्ष जो है सब सापेक्ष बैठ के बातें नहीं करते हैं, हम किसी मीडिया के माध्यम से बातें करते हैं। ई लर्निंग का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, जैसे कंपनियों में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, क्योंकि कंपनियां तो भैया एक कंपनी है, जैसे टाटा ग्रुप ही मान लो, अगर बड़ी कंपनी ले लो, मारुति ले लो, आप कोई भी कंपनी ले लो, चाहे पार्ले ले लो, कोई भी जो आपके जहन में आता है, पेप्सी ले लो, तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी केवल आपके स्टेट में ही है, ये मैक्सिमम स्टेट्स में जो है इनके छोटे छोटे ब्रांच होते हैं। तो उन कंपनियों के जो कर्मचारी होते हैं उनको दूसरी कंपनी में भेज के प्रशिक्षण देना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो क्या करते हैं, प्रशिक्षण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो है शिक्षण प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आपको इसको समझना है, और इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो, दूरस्थ शिक्षा के लिए, यानी कि आप बहुत दूर हैं, आप जो है ग्रामीण क्षेत्र में हैं, या फिर आपको पढ़ाने वाला वो ग्रामीण क्षेत्र में है और आप शहरी क्षेत्र में हैं, तब भी जो है आप शिक्षा ले सकते हैं। या फिर आप किसी वजह से जो है अस्वस्थ हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप कहीं छुट्टी पे चले गए हैं, तो भी आप जो है ये शिक्षा ले सकते हैं। तो इसका दूरस्थ शिक्षा का मतलब है दूर की शिक्षा के लिए ई लर्निंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसी को हम विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करते हैं। व्यापार क्षेत्र में भी मूल्य प्रभाव के ऑनलाइन प्रशिक्षण के रूप में भी हम करते हैं। व्यापार में क्या होता है, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग का नाम आपने सुना होगा, इस तरह से शैक्षिक वेबसाइट से भी ये संबंधित है। ठीक है। साथ ही साथ कंप्यूटरों का शिक्षा में प्रयोग करते समय जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ई लर्निंग का। ई लर्निंग के मुख्य तत्व क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, मानकीकरण है, और पुनः उपयोगिता है। ये ई लर्निंग के जो है मूल तत्व हैं। तो ध्यान रखना है कि ई लर्निंग का जब मूल तत्वों की बात आपसे कर रहा है, तो ई लर्निंग के मूल तत्वों में आपको बता देना है ये वाला आंसर। ठीक है। इसी की बात अगर हम आगे और भी बात करें, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको जो नोट्स जब मिलेंगे तो इसी तरह से आपको नोट्स मिलेंगे। अब देखिए, यदि आप नोट्स पहले प्रिपेयर कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको कि एग्ज़ाम से पहले अगर आप नोट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये समझ जाइए कि आप अपनी तैयारी कर चुके हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन तैयारी तभी होगी आपकी, आप सोच रहे हैं कि मैं एक दिन पहले पढ़ के तैयार हो जाऊंगा, या 2 दिन पहले पढ़ के तैयार हो जाऊंगा, या फिर मानता हूं मैं 15 दिन पहले पढ़ के तैयार हो जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। उस समय जो है आपके माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी आप ये 805 नंबर जो विषय देख रहे हैं, इस विषय के क्वेश्चन, इस विषय के जो भी क्वेश्चन हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके 804 में भी पूछे जाते हैं, 803 में भी पूछे जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, अभी आपको पता चलेगा कैसे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद बात करूँ, ये नोट्स आप कैसे ले सकते हैं? आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप एक एक चीज़ें को यहाँ पे उतार पाएँ। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, इन चीज़ों को उतार करके अगर लिख करके आप तैयारी कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों के पास समय नहीं है, जो कुछ काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ पढ़ भी रहे हैं, ये भी बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में रहती है। तो फर्स्ट ईयर का जो विद्यार्थी है, वो अपना नोट्स जो आप जो देख रहे हैं, ये प्रारूप जो नोट्स का है, ये पूरा नोट्स आपको मिलेगा। अभी सारे नोट्स हम दिखाएंगे आपको, ये वाला नोट्स पूरा दिखाऊंगा, इससे पहले नोट्स आप देख चुके हैं। और नोट्स जब भी लें, कहीं से भी लें, किसी से भी लें, नोट्स शॉर्ट रूप में ना लें। शॉर्ट रूप मतलब समझते हैं कि मैंने कहा कि ई लर्निंग से क्या समझते हैं, तो ई लर्निंग का अभिप्राय
इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। अब ई लर्निंग के मूल तत्व एवं विशेषताएं लिखिए, तो मूल तत्व नहीं बताएगा कोई भी, आपको बता देगा केवल ये चीज़ें, 3 चीज़ें लिख करके, और विशेषताओं में जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएगा। तो ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके नोट्स लेना है कहीं से भी परचेज़ करें, आप जैसे भी लेना चाहें, शॉर्ट में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा शॉर्ट होगा तो फिर आपको परेशानी होगी। शॉर्ट में नंबर नहीं मिलते हैं डीएलएड में। आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस लिखने होंगे उसको समझाना होगा कि आपसे क्या पूछा गया है। तो इसी तरह से जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ईयर के नोट्स 499 में उपलब्ध हैं, सेकंड ईयर के 599 में उपलब्ध है। जीपे आप या फ़ोनपे का यूज़ कर सकते हैं, नंबर ये रहा। और इसी नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप पे जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया है, जीपे किया है या फ़ोनपे किया है, इसी नंबर पे करना है। आप चाहें तो जैसे ही हमारे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे नोट्स के लिए, तो आपको क्यूआर कोड भी सेंड कर दिया जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो है किस तरह से, किस माध्यम से, आप डायरेक्ट इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कर सकते हैं और या फिर आप डिमांड कर सकते हैं क्यूआर कोड की। जैसे ही आपका पेमेंट रिसीव होता है, विदिन 1 मिनट आपको जो है सारे पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, ऑल सब्जेक्ट जो है आपको मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए, इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं आप बता सकते हैं कि ई लर्निंग की विशेषताएं क्या है। अगर मैं बात करूँ तो ई लर्निंग की जो विशेषताएं हैं उसमें क्या है, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। यानी कि ई अधिगम तकनीक की सहायता से अधिगम प्रक्रिया को जो है प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे देख पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। लचीली और ज्ञानपूर्ण शिक्षण विधियाँ होती हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप मेन पॉइंट ही लिख देते हो ना तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट है ना उनको आप ज़रूर लिखें, ठीक है। मेन पॉइंट लिख दिया तो समझ लो कि आपका काम हो जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं तो बस मुझे आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप अच्छा समझ जाते हैं कि हाँ भैया इस तरह का आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंटों का आप जो है हाईलाइट कर देंगे। जैसे लचीली और ज्ञानपूर्ण शिक्षण विधिया इसमें ई लर्निंग में आती है, ठीक है। ये हो गया आपका, जिसका लाभ जो है अधिगमकर्ता जो भी होता है उसको मिलता है। मूल्यांकन में शीघ्रता होती है। जो भी एवोल्यूशन हम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट काम होता है। और ज्ञान प्रबंध जो है इसमें बहुत ज़्यादा संभव होता है, ठीक है। हम किस उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें जो है इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। के अलावा जो है सुविधा अनुसार अधिगम कर सकते हैं कि आपकी किस तरह का अधिगम देना चाहते हैं, तो उस के अनुसार जो है आप यहाँ पे अधिगम कर सकते हैं। किसी तकनीकी उप प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये जो है तकनीकी उप प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा जो है आप बता सकते हैं अधिक विस्तृत संप्रत्यय होता है, यानी कि तकनीक का प्रयोग जो है इसमें ज़्यादा होता है। तो इससे आसानी से लोग जो है देख करके सीख जाते हैं। तो इसमें से जैसे मैंने आप 7 पॉइंट बताए हैं आपको कि विशेषताएँ क्या होनी चाहिए। तो इन विशेषताओं को जब आप लिखते हैं तो ये ध्यान रखें कि जब भी विशेषताएँ लिखें तो एक ही चीज़ आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि आपकी विशेषताएँ जो है वो नंबर के हिसाब से होनी चाहिए। 5 नंबर का है क्वेश्चन तो 5 विशेषताएँ लिख दो, ठीक है। 4 नंबर का है क्वेश्चन तो 4 विशेषताएँ लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा-सा रखना है। अगर आप जो भी आपके क्वेश्चन मार्क्स हैं उससे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखते हैं तो वो आपके लिए एक जो है गुड इफेक्ट डालेगा। आपने मान लो कोई पॉइंट गलत भी लिखा होगा तो बाकी अगर 2 पॉइंट आपने सही लिखे तो सही है, ठीक है। तो आपको इस तरह से नंबर मिल जाए। आगे जो क्वेश्चन बनता है, ई लर्निंग की सीमाएं क्या हैं। भाई संक्षिप्त में बताना है कि भाई ये जो ई लर्निंग अभी हमने इसकी विशेषताएं देखी, तो इसकी सीमाएं क्या हैं। तो इसमें जो है प्रत्यक्ष अंतःक्रिया का अभाव होता है, यानी कि जो डाउट आपको अभी अभी होंगे, जो आप देख रहे हैं अभी लेक्चर में देख रहे हैं, आपको कोई डाउट हुआ तो आप जो है पूछ नहीं सकते, इमीडिएट जो है उसका आंसर आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। ये हमारी जो परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली है उससे मेल जोल का अवसर जो मिलता था वो इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, इसकी एक खामी है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं ई लर्निंग की जो विशेषताएं हैं, सीमाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। अब इसमें हम बता सकते हैं कौन कौन सी सीमाएं हो सकती हैं। तो प्रत्यक्ष अंतःक्रिया क्रिया का अभाव होता है, ठीक है। इसमें हम कुछ पॉइंट को समझा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आप जो है समझ सकते हैं। इसमें अधिगमकर्ता और जो स्टूडेंट हो ना वो अलग अलग पड़ जाते हैं। यानी अधिगमकर्ता कौन, जो शिक्षा दे रहा है और जो शिक्षा ले रहा है, ये दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं, वो आमने सामने नहीं बैठ सकते। इसमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं होता है। सामाजिक गुणों का मतलब, मैं आपके ऊपर ध्यान दूँ, आप क्लास में बदमाशी करते हो तो मैं आपको टोक देता हूँ, अटेंशन कृपया ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड पे। इस तरह से हम आपको टोकते रहते हैं, ठीक है। और आपको हम देखते भी रहते हैं कि आप किसी से अभद्रता का व्यवहार तो नहीं कर रहे हो, हैं, क्लास में बातचीत तो नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से जो है वहाँ पे सामाजिक जो विकास होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम अंतः क्रिया नहीं कर पाते हैं, प्रत्यक्ष वाला अंतः क्रिया नहीं कर पाते। आधुनिक सुविधाओं का जो है कभी कभी
अभाव हो जाता है, जिसमें हमारे जो है ई-लर्निंग का तभी लाभ हो सकता है जब अधिकतमकर्ताओं को सभी सुविधाएँ प्रदान हो, जैसे कि लैपटॉप भी हो, कंप्यूटर हो, मल्टीमीडिया हो, इंटरनेट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं है तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा ई-लर्निंग में मज़ा नहीं देंगे, या फिर कह सकते हैं कि ई-लर्निंग संभव ही नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कुशलता का अभाव होता है, तो ये चीज़ें बता सकते हैं इसमें। तो इस सारे पॉइंटों को जो है आपको समझना है, लिखना है। प्रशासनिक उदासीनता, प्रशासनिक स्तर पर जो है आप देख सकते हैं, इसमें उदासीनता देखने को मिलती है। यानी कि आपको जो है स्कूल घरों में जब ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं हो पाती है तो क्या होगा? जो बच्चे हैं वो जो है अच्छी ई-लर्निंग नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण भी कभी-कभी इससे मिलता है, ठीक है? क्या होता है कि नया-नया चीज़ है, आपने जैसी क्लास में इंट्रोड्यूस किया, बच्चे समझेंगे पता नहीं ये क्या है, मैं समझूँगा, नहीं समझूँगा, या फिर उनको इंटरेस्ट आएगा, कुछ को तो इंटरेस्ट आएगा, कुछ को नहीं आएगा, तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण भी इससे हो जाता है, हो सकता है। और शिक्षण प्रशिक्षण का अभाव जो है इसमें देखने को मिलता है, ठीक है? ये सारे पॉइंट जो है आपको लिखने होते हैं। अब जो है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो करके सीखना की अवधारणा हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। लर्निंग बाय डूइंग मतलब क्या होता है? इस विधि में छात्रों के द्वारा प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है, यानी कि वो प्रत्येक कार्य को स्वयं करके जो है सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब हो गया कि करके सीखना। कुछ करोगे आप तो सीख जाओगे। जैसे सपोज करिए मैं एक घर का एग्जांपल दूं कि आप जो है किचन में कोई चीज़, सब्जी देखते हैं और वो कैसे बनता है, अगर आपको कोई समझाते हुए बनाए कि देखो पहले ये चीज़ डालनी है, फिर उसके बाद ये डलेगा, इसको इतने टाइम तक स्टेयर करना, भुनना है, फिर उसके बाद में जो है नेक्स्ट आइटम ये डलेगा, तो ये सब्जी ऐसी बनेगी। अगर आप केवल देख के वहाँ पे खड़े हो और आपको कोई बता नहीं रहा है कि क्या क्या डलेगा, और वो बनाता जा रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उतना परफेक्शन नहीं मिलेगा। जब आप उसको करके सीखोगे ना तो आपको ज़्यादा परफेक्शन मिलेगा, ठीक है ना? तो इस तरह से हम इसमें बता सकते हैं। और जो है ये जो हमारी बात है, इसमें हम सब कुछ जो है याद रख सकते हैं, ठीक है? जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं, जब हम देखते हैं तो हम याद रखते हैं, जब हम करते हैं तो समझ जाते हैं। तो यही चीज़ आपको, मतलब यहाँ पे एक चीनी लेखक का क्या कथन है, ये यही कहते हैं कि जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं। अब आप सुन रहे हो तो भूल जाओगे, लेकिन आप जब इन नोट्स को खुद पढ़ोगे ना, तो आप क्या करोगे, समझ जाओगे, ठीक है? याद भी हो जाएगा, समझ भी जाओगे। अभी देख रहे हो तो थोड़ा-थोड़ा आपको याद रहेगा, लेकिन जब आप जो है इसको करोगे, यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, इस सब चीज़ों को बता रहा हूँ, ये खुद आप पढ़ोगे तो देखोगे यार मेरे को तो समझ में आ रहा है कि हाँ, करके सीखना क्या होता है, ठीक है? तो ये तीनों पॉइंट इसमें आते हैं। रूबिक क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सूचक क्रम जिसको रूबिक कहते हैं, ये रूबिक क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये जो है परिणाम निष्पासित करने या आकलन करने का उपकरण होता है रूबिक। ये मानदंडों का एक समूह होता है जिसका प्रयोग जो है छात्रों के मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है। रूबिक एक विवरण है जो गुणवत्ता और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। इस तरह से ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंटों को आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है? ज़्यादा इसमें आपका अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो 3 पॉइंट लिख दो, ठीक है? 3 नंबर का पूछेगा तो 4 पॉइंट लिख दो। तो इस तरह से आपको जो है पॉइंट्स लिख, और जैसा मैं बता चुका हूँ, डीएलएड के नोट्स उपलब्ध हैं आपके 2024 जो आप परीक्षा देने वाले हैं। अभी आपके डेढ़ 2 महीने में परीक्षा होने वाली हैं। डेट शीट जल्द ही जारी होगी, आपके पास समय नहीं है। अभी से अगर आप पढ़ते हो तो आपके जो विषय हैं वो काफ़ी लेंदी विषय होते हैं। अगर इन विषय को आप बार-बार रिवीजन करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके वो माइंड में सेट हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप जल्दबाजी करोगे तो सैम वो सेट ना होकर के खिचड़ी बन जाएगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने नोट्स ले लिए हैं। जो विद्यार्थी बचे हुए हैं वो जल्द से जल्द अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हर विषय का वीडियो जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। ये 5वां विषय है, इससे पहले 4 विषय के वीडियो पूर्ण रूप से आपके सामने प्रकट कर दिया गया है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट जो है आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसमें देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो सूचक क्रम हमने समझ लिया क्या होता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की प्रकृति की या फिर विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी प्रकृति कैसी होगी या विशेषता है, या आपसे कुछ भी पूछे, प्रकृति पूछे या विशेषता पूछे, तो आपको ये आंसर जो है इसमें लिखना है। इसमें आप देख सकते हो पहला पॉइंट क्या है, ये इसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है भाई, ठीक है? सूचना एवं संप्रेषण कैसा है, वैज्ञानिक प्रकृति की होती है। इसमें तकनीकी उपकरणों का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट है, आपका लैपटॉप, ये सब चीज़ें में यूज़ की जाती हैं, मोबाइल फ़ोन्स। तो इस तरह के आपको आंसर्स लिखने हैं। 5 पॉइंट तो आपने देख लिए। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, और ये 8 पॉइंट हो गए। तो इस तरह से इसके आंसर्स हो।
शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व क्या है? ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपको इस आईसीटी का महत्व पूछता है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको बिल्कुल बताना है। इसके बाद जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे पॉइंट जो लिखे गए हैं, इन पॉइंटों को लिखना है, ठीक है? ये काफ़ी पॉइंट है, इसमें से आप जो भी क्वेश्चन के हिसाब से जो इसके आंसर्स को लिखें। आगे बढ़ें तो देखें इसमें क्या और पूछ रहा है आपसे। कंप्यूटर के लाभों का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर के लाभ तो इतने हैं जो आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किताब से ही पढ़ें। बाकी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि ये आप इससे जो है क्या इसके लाभ बता सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें लाभ में जो है यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ये जो पॉइंट है ये 3 नंबर है। यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड और इसके बाद थर्ड नंबर। तो इन पॉइंटों को थोड़ा सा आप ज़रूर चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि 2 के बाद 4 कैसे? यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, तो आपको समझ आएगा। इन पॉइंटों का आप नोट कर लीजिए। ये सारे के सारे पॉइंट है, 6, 7, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हैं। आगे है इंटरनेट के लाभ क्या हैं? भैया इंटरनेट के बहुत सारे लाभ हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे देखना इशू क्या हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे सेकंड, सेकंड पॉइंट थोड़ा ऊपर चला गया, और उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट, उसके बाद 4 पॉइंट, इस तरह से पॉइंट्स। तो इंटरनेट के लाभ क्या हैं आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इसमें बहुत सारे लाभ हैं, इसमें से कितने लाभ आप याद कर सकते हैं उतना याद करें, बेहतरीन रहे। एक क्वेश्चन बनता है, इंटरनेट क्या होता है, या इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? तो ये जो इंटरनेट के साथ में कंप्यूटरों का निजी नेटवर्क का जाल होता है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है? इस आदान प्रदान में जो है सुरक्षा का बहुत ही ज़्यादा औचित्य रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है। इंटरनेट मतलब हमारे एक ही इंस्टीट्यूट में, एक ही कंपनी में जो है, आपस में बहुत सारे इंटरनेट से कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। उसके अलावा जो भी हम उस पे साझा करेंगे वो बाहर के किसी कंप्यूटर पे, यानी कि रोड किनारे कोई साइबर कैफ़े है तो वहाँ पर वो हाइलाइट नहीं होगा, वहाँ पे वो कोई उसको देख नहीं सकता है। तो इंटरनेट जो है ये कंप्यूटर का जाल होता है, इसी को हमें इसमें समझाना हो। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है इसका, रैम का पूरा नाम आपको बताना है। रैम क्या होता है? तो रैम जो है कंप्यूटर की मेमोरी का एक प्रकार होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। याद रखना है, अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। किस मेमोरी में जो है डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसका पूरा नाम जो है क्या है, वो है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको RAM रैम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन MCQ भी बनता है, ये ध्यान रखें। इसके बाद जो है, तकनीकी के अनुसार कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बता सकते हैं। तकनीकी के अनुसार जो है आपका एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड है। माउस क्या होता है? माउस जो है आपको बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। माउस कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्टिकल होता है, मैकेनिकल होता है, और तार रहित माउस, जिसको वायरलेस माउस भी बोलते हैं, ठीक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो सॉफ्टवेयर के जो है आपको 3 प्रकार बताने हैं, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद में प्रमुख सर्च इंजनों के नाम लिखने हैं। गूगल है, बिंग है, याहू है, क्रोम अब आ गया है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट का भी खुद का सर्च इंजन आ चुका है। तो अभी ये आपके सिलेबस के हिसाब से, बाकी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ें आ चुकी हैं उनके आंसर्स आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो है यूसी ब्राउज़र भी आपने सुना है, चाइना का वो है, एक सर्च इंजन है। आई कॉन्सेप्ट का पूरा नाम बताइए। कॉन्सेप्ट का जो पूरा नाम है वो क्या होता है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपसे बोला क्या जा रहा है और का आप लिख। इसके बाद आती है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जॉयस्टिक या जॉयस्टिक किसे कहते हैं? जॉयस्टिक क्या होता है? ये गेम खेलने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। इससे जो है किसी भी दिशा में जो है आप इस डिवाइस के उपयोग से जो उस गेम में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको आप दिशा दे सकते हैं, ठीक है? हार्डवेयर क्या होता है पूछा जाता है क्वेश्चन। सूचना क्या है? संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये भी तकनीक क्या होती है? सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के से क्या आशय है? मैंने बताया था कि इससे आज से भी पूछ सकता है आपसे। WWW का पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से इसको जानते हैं। VCR का पूरा नाम पूछा जाता है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर है। नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप क्या कहलाता है? उसको लैन कहते हैं, ठीक है? सबसे छोटा होता है। लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है।
तो आपको बता देना है कि भैया इसका फुल फॉर्म जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फिर क्वेश्चन बनता है इंटरनेट क्या है। आपको बता दिया मैंने इंटरनेट क्या होता है, पूरे विश्व में फैले नेटवर्कों का एक जाल है। ऑक्सिलरी मेमोरी और किस नाम से जानते हैं, तो इसको बैकअप भंडारण के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी को बैकअप भंडारण के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है। और ये है जो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ईयर के नोट्स 499 में ऑल सब्जेक्ट उपलब्ध है। जैसी डेट शीट आपकी अगर आती है, और जल्द से जल्द उससे पहले ही आप ले लें अगर आपको नोट्स लेना है, क्योंकि प्राइजेज में भी हाइक। और जो सेकंड ईयर के नोट्स हैं वो 599 में ऑल सब्जेक्ट उपलब्ध है। जी पे या फ़ोन पे माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जिस फ़ोन पे आपको पेमेंट करना है उसका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है, और इसी नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप उपयोग करके अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं पेमेंट का, तो आपको जो है नोट्स 1 मिनट में प्राप्त हो जाएंगे। आईसीटी से क्या अभिप्राय है, तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछता है ये फुल फॉर्म बताइए, और बहुत सारे फुल फॉर्म पूछता है, तो इन फुल फॉर्म की हम बात करेंगे, चिंता मत करिए। सूचना संप्रेषण तकनीक। जी आई एस किस प्रकार की सूचना प्रणाली है, तो जी आई एस आप समझ गए होंगे, ये भौगोलिक सूचना प्रणाली है, ग्लोबल की बात हो रही है, ठीक है, ज्योग्राफिकल। और यहाँ पे एम ओ ओ सी क्या होता है, एम ओ ओ सी जो है इंटरनेट के जरिए दूरस्थ शिक्षा का माध्यम है, ये याद रखना है आप। एम एम ओ ओ सी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसको कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया, मुख्यतः कंप्यूटर की भाषाओं को कितने भागों में बांटा जाता है या बांटा जा सकता है, तो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। ई लर्निंग क्या होती है, अभी अभी हमने बात कर ली थी। कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लेता है, तो इसका नाम मतलब होता है, शाब्दिक होता है गणना। ठीक है, हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। तो कंप्यूटर का अर्थ जो है संगणक होता है, जो गणना करने वाला होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डाटाओं का आदान प्रदान करता है और सूचनाओं को सुरक्षित रखता है, ये आप बता सकते हैं। मॉडेम क्या होता है, बिल्कुल पूछेगा आपसे। इसके बाद में रिसाइकिल बिन क्या होता है, ये पूछता है आपसे क्वेश्चन। वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये पूछा जाता है। इन्हीं 5 वेब ब्राउज़रों के नाम बताइए, अभी मैंने बताया था, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। इसके बाद जो है ट्विटर को परिभाषित कीजिए, तो आप बता सकते हैं ट्विटर क्या होता है। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपने फॉलो भी किया होगा बहुत लोगों को। सर्वे मंकी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाता है। अच्छा, सिज मैथ क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा, इसको आपको बताना होगा। नेक्स्ट जो है ब्राइट स्टॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोन क्या होता है, बिल्कुल पूछा जाता है। एन एन बर्ग लर्नर क्या होता है, ये भी आपसे पूछा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किन सुपर कंप्यूटरों का निर्माण किया गया है, तो अनुराग और परम जो है 2 सुपर कंप्यूटर्स हैं जो भारत में निर्मित हैं। कॉपी करने के सामान्य शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल+C होती है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C होती है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V होती है, वी ए बी नहीं, XYZ V होता है ना, लास्ट वाला वी, कंट्रोल+V। अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, तो टू पेस्ट, तो हम किसी चीज़ को पेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे को यूज़ करना पड़ेगा PLTR, कंट्रोल+ लगा देंगे, और साथ में क्या हो जाएगा, कंट्रोल V हो। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपका पेस्ट हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने जो सोचा होगा कि इसको पेस्ट करना है मुझे, कॉपी कर लिया है, तो वो पेस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। कंट्रोल Z मतलब अंडू होता है, कंट्रोल Y मतलब रीडू होता है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे जो है MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं, तो 9 मेन्यू होते हैं। रिसर्च, थ्रेसर, स्पेलिंग और ग्रामर, ट्रांसलेट किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये प्रूफिंग के अंतर्गत आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है, तो कंप्यूटर में गति होती है, कंप्यूटर में शुद्धता होती है। कंप्यूटर जो है कमांड पे स्वचालन करता है, सार्वभौमिक होता है, इसका आधार जो है सार्वभौमिक माना जाता है, संग्रहण क्षमता होती है। तो ये विशेषताएं जो है आप आसानी से बता सकते हैं, अपने एक एक लाइन में बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। ई बुक का जन्म जो है 2001 में माना जाता है।
कंप्यूटर की कुछ इनपुट डिवाइसों के नाम बताइए। जो इनपुट मतलब हम जो बाहर से इस कंप्यूटर को संदेश दे रहे हैं, तो कीबोर्ड है, जैसे कि अभी मैंने आपको टाइप करके दिखाया। माउस है, जो कि अब मैं यहाँ पे बाहर माउस हिला रहा हूँ और माउस जो है अंदर इंडिकेट कर रहा है। लाइट पेन होता है, जिसमें हम जो है यहाँ पे इंक डाल देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये लाइट पेन से मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इस तरह से भी आप बता सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो है वेब कैमरा है, मतलब आप बाहर खड़े हो, कंप्यूटर के अंदर आपकी छवि दिखाई दे रही है। कार्ड रीडर है, जिसमें आपने मेमोरी में कुछ अपलोड किया हुआ है, और उस मेमोरी को जैसे ही आप इंसर्ट कर रहे हो कंप्यूटर में, तो आपको वो डिस्प्ले कर रहा है। ट्रैक बॉल है, पंच कार्ड है, स्कैनर है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके। स्कैनर का क्या काम है, स्कैनर जो है आपका डॉक्यूमेंट को स्कैन करके यहाँ पर दिखा देगा। तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस भी पूछता है आपसे। गूगल क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, आपको बता देना है। यहाँ पे सब कुछ जो है आपकी आपके ऊपर ही निर्भर रहेगा कि आप जो है इसको कैसे बताना चाहते हैं, कितना अच्छा बताना चाहते हैं, कितना बेहतरीन जो है आपका बताना चाहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पोर्टफोलियो क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पिछले 2019 से अभी तक पेपर अवेलेबल कराए गए, 19 के देख लीजिए, 20 के भी उपलब्ध हैं, 21 के भी उपलब्ध हैं, 22 के उपलब्ध हैं, 23 के उपलब्ध है। तो उनके सॉल्यूशन भी मैक्सिमम जो भी हमने क्वेश्चंस कराए उनके सॉल्यूशंस भी वहाँ पे उपलब्ध हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे जो है आपके पेपर उपलब्ध हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उनको देख। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको बताना है। ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसके बाद में ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या होता है, इसमें जो है मिश्रित शिक्षा होती है। ब्लेंडेड मतलब कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से जो है मिश्रित शिक्षा का कार्यक्रम जो है इसमें आता है। सर्वमंकी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपको क्रिस फिनेल और रियान फिनेल, इनको ध्यान रखना है। ठीक है। तो व्हाट्सएप क्या होता है, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है एमसीक्यू कुछ इस तरह से बनते हैं। शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी अधिगम किन किन माध्यमों से किया जा सकता है, तो सभी के माध्यम से। कंप्यूटर भी है आपका। ठीक है। तकनीकी में आता है कंप्यूटर, तकनीकी में ही आता है आपका इंटरनेट, तकनीकी में ही आपका मोबाइल है। स्कूल शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है, तो किससे कर सकते हैं हम, कम स्कूल शिक्षा में तो कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा। ठीक है ना। इसके बाद जो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का आकलन किया जा सकता है या जाता है, तो किससे किया जाता है, ये कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक जो है वो किससे किया जाता है, कंप्यूटर के। आकलन, आकलन की बात कर रहा है ये। स्कूल शिक्षा में विषय आधारित सॉफ्टवेयर जो है कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसमें हम काउंटिंग करते हैं, फॉर्मूला डालते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या है, स्कूल शिक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये सभी आंसर सही हो। स्कूल शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का आधार जो है वो क्या होता है, तो भैया कम देखो यहाँ पे अब इसका आधार पूछ रहा है। यहाँ पे देखना थोड़ा, यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, आकलन पूछा गया है। ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसका यहाँ पे आपको आधार पूछा गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्लाइड शो कर सकते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है ये भी है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर तो होगा ही, कंप्यूटर के माध्यम से हम ओवरहेड प्रोजेक्टर लगाएंगे और दीवार पे या ब्लैक बोर्ड पे जो है प्रकाशित कर देंगे चित्र को। ठीक है। और स्लाइड शो भी हम दिखा सकते हैं। स्लाइड शो किसके माध्यम से, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के माध्यम से दिखा सकते हैं। भारत में किस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया, तो मैंने बताया परम और अनुराग दोनों, तो ये दोनों आपका आंसर सही हो जाए। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संगणक, अभी हमने डिस्कस किया था। माइक्रो प्रोसेसर का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन। ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चंस हैं जो छोटे छोटे हैं, सभी के आंसर्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ आप देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपको देख सकते हो, 12 नंबर क्वेश्चन है, फिर 13 नंबर जो क्वेश्चन है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को हम जो है रोम कहते हैं, और रैम जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी कि अस्थाई होती है, और रोम जो है आपका स्थायी होता है। ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर की इकाइयाँ कितनी होती है, 3 होती हैं। एम एस वर्ल्ड में मेल मर्ज का क्या अर्थ होता है, तो दो फाइलों को मर्ज करना यानी कि मिला देना। हार्ड डिस्क किस मेमोरी का भाग है, हार्ड डिस्क जो है द्वितीय मेमोरी में आती है। हार्ड डिस्क द्वितीय मेमोरी में आती है। प्रमुख मेमोरी में कौन आता है, रोम आता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट करने की सामान्य, अभी मैंने बताया कंट्रोल+B। कंट्रोल R कोई शॉर्टकट नहीं है, कंट्रोल S शॉर्टकट है सेव करने का। ये जो शॉर्टकट है ये सेव करने का है। कंट्रोल P से कुछ भी नहीं होता है। कंट्रोल V से जो है पेस्ट होता है। कंट्रोल C से जो है कॉपी होती है। कंट्रोल Z से है जो है रीडू होता है। कंट्रोल Y से जो है आपका क्या होता है, अगेन जो है आपका जो आपने मिटा दिया है
वो हो जाता है अनडू। ठीक है, एक रीडू और एक अनडू। अब यहाँ पे पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट क्या होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, हमको कुछ स्लाइड दिखानी है उसके लिए। कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से संचालित रहता है, तो कौन सी उसमें रहता है स्थायी रूप से? द्वितीय मेमोरी में। एम एस वर्ल्ड में कितने मेन्यू होते हैं? तो 7 मेन्यू होते हैं, ध्यान रखना है। आप कॉपी करने की सामान्य कट अभी मैंने बताया था कि आपका जो है कंट्रोल सी हो। स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तो सभी स्लाइडों को एक साथ मिनिएचर फॉर्म में देख सकते हैं, यानी कि छोटे रूप में देख सकते हैं। ठीक है, मिनिएचर का मतलब होता है छोटे रूप में। अगला जो पार्ट है उसमें पूछा गया, उसकी बात कर लेते हैं। एम एस पावर पॉइंट का पूरा नाम जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ध्यान रखना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो विंडोज़ जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसी में जो हम विंडोज़ में तो सारी चीज़ें, गेम्स इंस्टॉल करना हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंस्टॉल करना हो, या फिर आपका एक्सेल इंस्टॉल करना हो, और भी कोई चीज़ इंस्टॉल करनी हो, तो हम इसी के माध्यम से। निम्न में से जनसंचार का माध्यम तो आप जानते हो सारे के सारे, कौन कौन से हो सकते हैं? रेडियो भी जनसंचार का माध्यम, समाचार पत्र है, दूरदर्शन है, इस तरह से बता सकते हैं। शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि जो है वो क्या है? फ्रेनल बोर्ड है। दृष्टि बाधित विद्यार्थी हेतु जो है ब्रेल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी में दृष्टि बाधिता के निराकरण हेतु उपकरण जो हम यूज़ करते हैं वो होता है, का नाम है जोज रीजर। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक जो है वो वाटसन माने जाते हैं। अब सोचोगे वाटसन तो हमने पहले ही पढ़ा है, तो आप तो पढ़ते रहोगे। थिंकिंग ब्लॉक मैथ, थिंकिंग ब्लॉक खालिस्तान का एक ऑनलाइन संस्करण है। तो किसका है? ये मैथ का ऑनलाइन संस्करण है। तो यहाँ पे खालिस्तान की बात आ रही है। खालिस्तान एक गतिशील गति सॉफ्टवेयर है, तो जियोगेब्रा, ठीक है, ये आपका गतिशील सॉफ्टवेयर है गणित का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो यहाँ पे सेज का पूरा नाम पूछा गया है आपसे। तो सेज का पूरा नाम आप बता सकते हैं कि सिस्टम फॉर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंटेशन। इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नासा वर्ल्ड वाइड को समझाइए। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। तो नासा वर्ल्ड वाइड का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको पता होना चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया नासा का फुल फॉर्म, आपको याद रखना। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया, भौतिक विज्ञान आधारित वेबसाइट या एवं सॉफ्टवेयर लिखिए। तो फिजियोन है जो है ये भौतिक विज्ञान से आधारित है। बाइस ब्राइट स्टॉर्म है, ये भी भौतिक विज्ञान से। वेबसाइट से आप क्या समझते हैं इनको बता देंगे। वेबसाइट का महत्व आप बता सकते हैं। वेबसाइट में क्या होता है? आप वेबसाइट पे जो है दृश्य कर सकते हो, कोई भी चीज़ को दृश्य कर सकते हो। कम लागत होती है, विश्वसनीयता होती है, स्पष्ट बातचीत होती है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो वेबसाइट के जरिए, शॉपिंग कर सकते हो। तो वेबसाइट जो है, जितना भी आप काम वेबसाइट के जरिए कर सकते हो वो सारे लिख सकते हो। छात्रों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत कौन करता है? तो वो मूल्यांकन करता है। बालक के सार्वजनिक विकास को गति देने में सहायक कौन होता है? तो मूल्यांकन जो है सहायक होता है। फिर खालिस्तान जो कुछ बनते हैं तो उन खालिस्तानों को भी देख सकते हो। मूल्यांकन की निरीक्षण विधि जो है वो कैसी होती है? गुणात्मक होती है, तो ये खालिस्तान बन गया। शैक्षिक मापन की प्रक्रिया जो है परिणात्मक होती है, तो ये आपका खालिस्तान बना है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा कैसी होती है? प्रमाणिक होती है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपसे, निबंधात्मक परीक्षा के मानक खालिस्तान नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? तो विकसित नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? विकसित नहीं होते हैं। अपने अध्यापकों के लिए छात्र खालिस्तान होते हैं। तो अपने अध्यापकों के लिए, यानी कि मैं किसी अध्यापक के साथ के सामने पढ़ रहा हूँ, तो मैं उनके सामने अपरिपक्व हूँ, यानी कि मुझे नहीं पता है कि जो अध्यापक जानते हैं वो मैं जानता हूँ, यानी कि मैं अध्यापक से कम जानता हूँ। अगर अध्यापक से कम जानता हूँ तो मैं अपरिपक्व हूँ, अध्यापक मेरे परिपक्व हैं। शिक्षक मूल्यांकन से संस्था का क्या होता है? सुधार होता है। जब शिक्षकों का मूल्यांकन करेंगे तो संस्था का क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। सामुदायिक कार्यों में शिक्षकों की खालिस्तान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रुचि होनी चाहिए। सामुदायिक कार्य जो होते हैं उसमें रुचि होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक का निर्धारण जो है अध्ययन समिति करती है। कौन करती है? अध्ययन समिति। तो इस तरह से आपके फिलअप्स बनते हैं। अच्छे ई पोर्टफोलियो के निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं?
तो निश्चित समय का अभाव होता है और उपयुक्त मार्गदर्शन का भी अभाव होता है अच्छे ई पोर्टफोलियो में। ठीक है। मापन क्या है इसको आप बता सकते हैं। आंकड़ों को एकत्रित करना ही मापन कहलाता है। ई पोर्टफोलियो के लाभ क्या हो सकते हैं? मनोवैज्ञानिक लाभ है, सर्वत्र उपलब्धता हो जाती है ई पोर्टफोलियो, क्योंकि कंप्यूटर से आप कहीं भी भेज सकते हैं, सुगम्यता होती है, कम लागत आती है, कम समय लगता है, ये सारी चीज़ें जो है आप बता सकते हैं। कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक क्या है? तो कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक वो प्रश्न बैंक होते हैं जिनको जो है हम ऑनलाइन जो है कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है, उसको वहाँ पे बना सकते हैं और किसी भी विद्यार्थी के साथ जो है उसका संप्रेषण तकनीकी में प्रयोग कर सकते हैं और उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं समय अनुसार। विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन करने के विभिन्न तकनीक बताइए। तो अवलोकन है, प्रदत्त कार्य है, परियोजना कार्य है, पड़ताल है, ग्रेड है, ग्रेडिंग बोलते हैं जिसको। आकलन के चरणों का जो वर्णन कर सकते हैं। प्रथम चरण में जो सूचनाओं के स्रोतों को इकट्ठा किया जाता है। दूसरे चरण में जो है सूचनाओं को दर्ज किया जाता है। पहले इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसको दर्ज किया जाएगा और जो है फिर उसके बाद तीसरा चरण लेंगे तो उसमें एकत्र सूचनाओं का जो है अर्थ निकाला जाएगा। तो प्रथम चरण हमें पता होना चाहिए, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ठीक है, बस इतना ही लिखना होता है। ज़्यादा आएगा तो आप इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से वर्णन कर दोगे कि सूचनाओं के स्रोत जो है पहले खोजे जाते हैं और खोजने के बाद में जो है उनको एकत्रित किया जाता है। एकत्र करने के बाद द्वितीय चरण शुरू होता है जिसमें सूचनाओं को दर्ज किया जाता है कि सूचनाएं किस प्रकार से प्राप्त हुई हैं और किससे वो संबंधित है। उसके बाद तीसरे चरण में जो है एकत्र सूचनाओं का अर्थ निकाला जाता है कि वो सूचनाएं जो हैं वो क्या वास्तव में कहना चाहती हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने शब्दों को पिरो कर लिख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा। ई पोर्टफोलियो निर्माण के महत्वपूर्ण उपकरण जो बताइए, तो वेब स्पेस है, इंटरनेट सेवाएं हैं और गूगल साइट्स हैं। शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण जो है वो कंप्यूटर शिक्षण द्वारा जो है हम बता सकते हैं कि भाई कंप्यूटर शिक्षण जो है वो क्या है, शिक्षा में तकनीकी का एक उदाहरण है। सर्वप्रथम कंप्यूटर सहायक अधिगम किस देश में शुरू हुआ था? तो अमेरिका में शुरू हुआ था। ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका क्या है? तो ये भी बता सकते हो। पावर पॉइंट प्रोजेक्शन, प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन है। ठीक, प्रेजेंटेशन भी आप लिख सकते हैं। विश्व में सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रचलन शुरू हुआ था। तो ये शब्द का शुरू हुआ था 1950 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1950 में। श्रव्य संप्रेषण का माध्यम जो है ग्रामोफोन होता है, जिसे हम सुनते हैं। अब तो टेलीफोन भी है, ग्रामोफोन है और उसके अलावा जो है, अच्छा ग्रामोफोन ही रहेगा। ठीक है। जनसंचार के माध्यम क्या है? तो बहुत सारे हैं, मैंने अभी बताया था। उसके बाद फिर से आपके कुछ फिलप्स बनते हैं तो जिनको आप बता सकते हो, इस तरह का फिलप्स बनेगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है नहीं कि जो मैं आपको बताऊं कि पढ़ पढ़ के बताऊं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझाने वाली बात बात आती है। गणित में जो है आपको थोड़ा समझाना पड़ता है, इंग्लिश की पेडागोजी है या फिर प्रोफिशिएंसी है उसको थोड़ा समझाना पड़ता है। बाकी तो आप इतने समझदार हो, का आपको नोट्स मिल जाए तो आप बिल्कुल पढ़ के तैयार हो जाओ। सहयोगी अधिगम की विशेषताओं को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आप जो है आप बता सकते हैं। विविधता का उत्सव होता है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता की स्वीकृति होती है, पारस्परिक विकास होता है, सीखने में छात्रों का सक्रिय सम्मेलन होता है। ये सहयोगी अधिगम की विशेषता। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त सुविधाएं कौन कौन सी है? ईमेल है, फैक्स है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ई कॉमर्स है, मोबाइल फ़ोन से, ये सारे सारे इंटरनेट के द्वारा सेवाएं प्रदान करती हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो नकारात्मक समय प्रभाव हैं वो हम बता सकते हैं। तो इसमें समय की सबसे पहले तो बर्बादी होती है। लोग जो है काम अपना छोड़ करके रील्स देखने में लग जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, गेम्स खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, टीम्स बनाते हैं। तो आज के डेट में तो जो चीज़ हो रही है वही बता सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे समय और धन दोनों की बर्बादी है। प्राइवेसी का खतरा तो रहता ही है, भाई कब डाटा लीक हो जाए। बड़ी बड़े डाटा लोगों के लीक हो चुके हैं। विश्वसनीयता का अभाव रहता है भाई सोशल नेटवर्किंग साइट में। ठीक है ना, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ कब जो है फ्रॉड हो जाए। अवांछनीय सूचनाएं मिल जाती हैं आपको। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे ये फोटो आया, इसको 10 लोगों को ट्रांसफ़र करो तो आपको ये हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, कुछ लोग बोलेंगे जियो के द्वारा 50वीं वर्षगांठ पे आपको फ्री रिचार्ज मिल रहा है। तो इस तरह के जो है अनवांछनीय सूचनाएं मिलती है। मानसिक बीमारी का कारण बनता है। जब आप इन समय और धन जब बर्बाद होता है तो आप मानसिक रूप से बीमार भी हो जाते हो। साथ ही साथ जो है मानसिक रूप से बीमार क्या होते हो? आपको रील्स देखने की आदत, गेम्स खेलने की आदत, टाइम पास करने की आदत जो है मोबाइल के द्वारा ही लग जाती है। उठते ही सबसे पहले आप मोबाइल चेक करते हैं। वर्चुअल कक्ष के क्या लाभ हो सकते हैं? तो शीघ्र आयोजन कर सकते हैं। वर्चुअल मतलब होता है कि जो आप यहाँ बैठे हैं और कोई आपसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बैठा है, तो जो है वो आपसे संपर्क कर सकता है। तो शीघ्र आयोजन कर सकते हैं।
भौगोलिक बाधाओं से रहित होता है, यानी कि आने जाने की टेंशन नहीं है कि मैं ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, कि बस मिलेगी नहीं मिलेगी, रात को कहाँ रुकूंगा, ये सब टेंशन नहीं होती। वर्चुअल कक्षा का मतलब आमने सामने हम रात के 12 बजे भी पढ़ सकते हैं। सत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। हर सत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और तकनीकी ज्ञान में जो है वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। सोशल वेबसाइट्स क्या होती हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने अंतर जो है आमने सामने लिख रखा है। इंटरनेट जो है प्राइवेट नेटवर्क होता है, यानी कि आप जो है अपने इंस्टीट्यूट में, स्कूल में जो भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं वो आपका प्राइवेट नेटवर्क है, वो आपके घर पे अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन पब्लिक नेटवर्क में जो है इंटरनेट है, इंटरनेट में अभी यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनेट आप भी यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट कोई भी यूज़ कर रहा है। इस तरह से जो है आप बता सकते हो। ये रहा, बहुत सारे इसमें पॉइंट आते हैं, इन सभी को बता सकते हैं। सारे पॉइंट जो है आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्वेश्चन के नंबर कितने हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा है, कितने पॉइंट लिखना चाहिए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का शिक्षा में क्या महत्व है? बहुत सारी जो है इसमें महत्व है, जिन पॉइंटों को आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी जो पॉइंट है कुछ आप देख सकते हो, जैसे कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें क्या है, ये 1 नंबर पॉइंट है। इसमें क्या है कि कोई कोई पॉइंट इधर उधर हो गया है, तो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो 5 नंबर तक तो पॉइंट आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन छठा पॉइंट जो है यहाँ पे चला गया है। ये छठा पॉइंट है, उसके बाद ये 7वां पॉइंट है, उसके बाद 8वां पॉइंट है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। स्मार्ट कक्षाएं यानी स्मार्ट क्लासरूम पर संक्षिप्त टिप्पणी बोल दे, या क्या होती है स्पष्ट कीजिए, विवरण दीजिए। ये सब आपको बताना हो तो ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इस तरह से बताओगे आप, जो भी चीज़ लिखी गई है इसी को इस तरह से समझाओगे। स्मार्ट क्लास के लाभ क्या होते हैं, ये बिल्कुल पूछा जाता है आपसे, बहुत बार पूछा जाएगा। तो ये है बहुत सारे लाभ जिनको आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे लाभ हैं स्मार्ट क्लासरूम के। टेक्नोलॉजी शब्द किस शब्द से बना हुआ है? तो ये टेक्निकोस नामक शब्द से लिया गया है, ठीक है। और किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, पहली बात तो। और साथ ही साथ जो है ये टेक्नोस टेक्निकोस नामक शब्द से लिया गया। शैक्षिक तकनीक कितने प्रकार की होती है, ये बताना है आपको। तो आप बता सकते हो भैया, ये शैक्षिक तकनीक शिक्षण तकनीक होती है, अनुदेशन तकनीकी होती है, और व्यवहार तकनीक है। 3 प्रकार की होती है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ बच्चे अभी जुड़े हैं, तो उनको बता दूं मैं कि फर्स्ट ईयर के नोट्स आपके उपलब्ध हैं 499 में, ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं नोट्स, इसी तरह से मिलेंगे। सेकंड ईयर के नोट्स 599 में उपलब्ध हैं, जो आपने देख रखे होंगे। जो आपका साथी हो कोई सेकंड ईयर का, तो आप वो ले सकते हैं। जीपे या फ़ोन पे के माध्यम से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। नंबर जो ये रहेगा, ठीक है। स्कैनर कोड अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स जो है पेमेंट के 1 मिनट बाद मिल जाएगा। शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? तो पूर्व क्रिया अवस्था होती है, अंतः क्रिया अवस्था होती है, उत्तर क्रिया अवस्था होती है। अब देखिए, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट आपस में जो है जुड़े हुए रहेंगे। अब इस पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था आपको जो है 802 में भी देखने को मिलेगा, 801 में भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। कक्षागत परिस्थितियों में प्रयुक्त तकनीकी को आप क्या कहेंगे? तो उसको शिक्षण तकनीकी कहेंगे, शिक्षण तकनीकी कहेंगे। आईसीटी क्या होती है, ये पूछा गया। आईसीटी के 2 महत्व क्या हो सकते हैं, ये पूछा गया। आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था इंग्लिश में भी। शिक्षण सहायक सामग्री की एक परिभाषा दे सकते हैं आप, तो किसके अनुसार दिया है? मैंने यहाँ पे डेड के अनुसार दिया है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है, शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण आप कर सकते हैं। तो इसमें श्रव्य सामग्री होती है, दृश्य सामग्री होती है, और श्रव्य और दृश्य, यानी कि सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, ऐसी सामग्री होती है। 3 तरह की, हम 3 भागों में बांटते हैं इसको। श्रव्य सामग्री के उदाहरण बता सकते हैं, दृश्य के उदाहरण बता सकते हैं, श्रव्य दृश्य के उदाहरण बता सकते हैं। भाई जिसको सुन सकते हैं वो उसके क्या उदाहरण है, जिसको देख सकते हैं उसका क्या उदाहरण है, और जिसको सुन भी सकते हैं, देख सकते हैं, उसका क्या उदाहरण है, ठीक है। प्रक्षेपी सहायक सामग्री के कुछ उदाहरण देने हैं, तो दूरदर्शन है, टेलीविजन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको बोलते हैं। अप्रक्षेपी सहायक सामग्री के कुछ उदाहरण, जिसमें बोर्ड आता है, चौक होता है, और ग्लोब होता है, ठीक है ना। ये अप्रत्यक्षी आपके होते हैं। सीडी रोम क्या होता है? इंटरनेट के 2 गुण आप बता सकते हैं क्या हो सकते हैं? इंटरनेट के 2 अवगुण क्या हो सकते हैं, पूछा जाता है। कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या हो सकती है, ये पूछा जाता है। किन्हीं 3 सॉफ्टवेयरों के नाम आपको बताने हैं। कंप्यूटर शब्द किस से बना हुआ है, ये बताना है आपको। कंप्यूटर के भागों के नाम लिख देने हैं। तो कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं? तो 5 भाग होते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद जो है, वर्तमान समय में कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी चल रही है। नेक्स्ट जो है आपका ये आपका वर्तमान समय में जो कंप्यूटर की कौन सी चल रही है, i5 तक हमने देख लिया है ना, i7 सॉरी, 7वीं पीढ़ी चल रही है। 7th पंचम की जगह अब सप्तम पीढ़ी चढ़ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, पंचम पीढ़ी चल। अच्छा, अनुभव शंकु को प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं। ईमेल क्या होता है, इंटरनेट का अर्थ क्या होता है,
इन्हें कुछ तत्वों के नाम जो है आपको बताने हैं, साथ ही साथ जो कुछ फुल फॉर्म पूछे जाते हैं आपसे, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये सारे के सारे फुल फॉर्म हैं जिनको आपको ज़रूर पढ़ना है, हर विषय में पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बस मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो देख लूँगा। रोम का मतलब क्या होता है, रैम का मतलब क्या होता है, सीपीयू का मतलब क्या होता है, ठीक है, आईसीटी का मतलब क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर ओएचपी का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डाइट का मतलब क्या पूछा जाता है बहुत, ठीक है, यूआरएल का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ना है आपको। अवलोकन के प्रकार क्या होते हैं, ये आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में देखो 300 सॉरी आपका 803 में भी पूछा जाएगा, 802 में भी पूछा जाएगा। तो मैंने बताया ना कि हर सब्जेक्ट आपस में घुमा हुआ है, तो जितना जल्दी पढ़ लोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, उतनी जल्दी जो है आप याद कर पाओगे। तो अवलोकन बता सकते हो, अवलोकन की परिभाषाएं जिन्होंने दी हैं अपने अपने हिसाब से, उनकी परिभाषाएं याद रखोगे। परिभाषाएं पूछा जाएगा सीधा सीधा कि ये परिभाषा किसकी दी है, ये परिभाषा किसकी दी है। अवलोकन वस्तुओं और घटनाओं की, उनकी विशेषता, उनके संबंधों का अनुभव द्वारा जांच करने की प्रक्रिया है, ये परिभाषा दी गई है। ऑप्शन दे देगा तो फिर आपको अवलोकन की परिभाषाएं याद होगी तो आप बता सकते हो। विशेषताएं क्या हो सकती हैं, विशेषताएं बहुत सारी विशेषताएं, इन विशेषताओं को बताओगे। अवलोकन की विशेषताएं पूछ लेता है, ठीक है। अवलोकन के जब आपसे प्रकार पूछेगा तो अवलोकन का प्रकार जो है वो कौन सा होता है, एक पहला होता है आपका अनियंत्रित अवलोकन, दूसरा जो होता है नियंत्रित अवलोकन, और तीसरा होता है सामूहिक अवलोकन, ठीक है। अनियंत्रित अवलोकन में जो है सहभागी अवलोकन होता है, असहभागी भी होता है और अर्ध सहभागी भी होता है। इसमें तीन तरह के अवलोकन आते हैं, ये ध्यान रखना है। नियंत्रित अवलोकन में दो तरह के आता है, घटना पर नियंत्रण और अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। सामूहिक अवलोकन जो है ग्रुप में होता है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम बता सकते हो, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री जो है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या आता है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। तो ये ध्यान रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अनुप्रिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं और या अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री भी लिख सकते हो, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक तो ये हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उपयोगिता सॉफ्टवेयर। शिक्षण में कंप्यूटर को का प्रयोग जो है समझाना है, तो बहुत सारे इसके जो है प्रयोग है जो अंडरलाइन कर रखे हैं, ठीक है। इन अंडरलाइन कुछ आंसर्स को आपको लिखने होंगे। इसके बाद जो है आप अगर बात करें तो और क्वेश्चंस जो हैं उसको भी बता देता हूँ मैं, सारे नोट्स कर सकते हैं आप। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है अभी भी मैंने बताया था, कभी कभी पूछता है तो आपको इसको समझाना ही पड़ता है। आप क्या समझते हैं, क्या आज से है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं। अभी भी मैंने बताया था सोशल मीडिया के बहुत सारे जो है दुष्प्रभाव हैं, ठीक है। फेक न्यूज़, साइबर बुलिंग जो होती है, सोशल मीडिया का लत लग जाना, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ना, अधिक समय बर्बाद होना, धन खर्च होना, ये सारी चीज़ें जो इसमें आ जाती हैं। विकिपीडिया क्या होता है इसके बारे में पूछता है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण कौन कौन से हैं, तो ये सारे के सारे इसमें उपकरण हैं, तो ये है उपरोक्त सभी जो इसका आंसर हो जाए। इसी तरह से एमसीक्यू है, भारत में किस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है, तो मैंने बताया परम और अनुराग दोनों, ठीक है। परम और अनुराग दोनों, यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है हो जाएगा। इसके बाद जो है पेस्ट करने की सामान्य शॉर्टकट की। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र है, ध्यान रखना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो प्रिंटर की जरूरत नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। इंटरनेट चाहिए, प्रोजेक्टर भी चाहिए और माइक्रोफोन भी चाहिए, वह हम बातचीत कर सकते हैं। सूचना संप्रेषण तकनीक की परिभाषा क्या हो सकती है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक का नाम लिखना है, रोम का नाम लिखना है, गूगल की खोज किसने की है। इसके बाद फेसबुक का प्रारंभ कब और किसके द्वारा किया गया, एम एस डोस का पूरा नाम पूछा गया आपसे। एजुसेट क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में एजुसेट के प्रमुख कार्यों के बारे में आपको जानकारी देनी है, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये प्रमुख कार्य जो है कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं एजुसेट के। यहाँ पर देखिए ये दूसरा पॉइंट है, फिर तीसरा पॉइंट है, फिर चौथा पॉइंट है। थोड़ा सा पॉइंटों को ध्यान रखना, ये यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, और चौथा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। खोज विधि यानी अन्वेषण विधि क्या है, इसके गुण और दोषों का वर्णन करना है, मैंने बताया था। इसके जो प्रणेता थे वो कौन थे, आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है। इसके बाद जो है आपको इसका आंसर लिख देना है, साथ ही साथ जो है अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं ये आप बता सकते हैं। ये बहुत सारे उद्देश्य जो हैं। अन्वेषण विधि के गुण जो है हमसे पूछा जाता है, तो गुण हमें बताना होगा। ये आंसर हो गया आपके। इसके दोष भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो दोष बता दोगे आप आसानी से। दोष, दोष। और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है। नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा।
फर्स्ट ईयर के नोट्स और सेकंड ईयर के नोट्स दोनों ही उपलब्ध हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और इससे पहले जो है आपके 4 सब्जेक्ट 801, 802, 803 और 804 उपलब्ध हैं। उनको आप देख लेना, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।